हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष प्रताप आरबीएल में। और ये सीरीज़ जो आप लोग देख ही रहे होंगे, अभी तक 7 पार्ट्स हो चुके हैं। सीटेट में अधिकतम अंक दिलाने की गारंटी। और ये है एनसीईआरटी की सीरीज़, जिसमें हम लोग 4th क्लास के एनसीईआरटी के बारे में अभी डिस्कस कर रहे हैं। और ये भाग 8वां है। अभी तक 7 पार्ट हुए हैं, जिनमें कक्षा 3 की एनसीईआरटी समाप्त हो चुकी है और ये 4th क्लास की एनसीईआरटी हो चुकी है। इस सीरीज़ में हम लोग एनसीईआरटी बुक्स के सभी पाठों का सारांश देखते हैं और पिछले वर्षों में जो भी क्वेश्चन सीटेट में पूछे गए हैं, हर चैप्टर से उनके बारे में डिस्कशन करते हैं और उनको सॉल्व करते हैं उन्हीं चैप्टर्स के माध्यम से। और ये जो भाग है, इसमें हम लोग कक्षा 4 की एनसीईआरटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब हम लोग आते हैं अपने पाठ्यक्रम पे। जैसा आप लोग जानते ही होंगे, अभी तक हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ लिया है, दूसरा पढ़ लिया है, तीसरा पढ़ लिया है, चौथा पढ़ लिया है और 5वां पढ़ लिया है। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे 6, 7 और 8वें चैप्टर के बारे में, क्योंकि ये जो चैप्टर हैं वो हैं तो 3 चैप्टर, लेकिन स्टोरी इनमें एक ही है। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन सीटेट में पूछे गए हैं उनके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। ओमना का सफ़र 6वां चैप्टर है। इसमें ओमना और उसकी पक्की सहेली राधा बहुत खुश थी। वे साथ साथ ट्रेन से केरल जो जा रही थी। तो इसमें इस कहानी में ओमना के बारे में एक लड़की है बताया गया है जो केरल जा रही थी। और ओमना जा रही थी अपनी नानी के घर और राधा अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने। ओमना के अप्पा ही गए थे दोनों परिवारों के लिए टिकट बुक कराने। ठीक है, तो ये कुछ स्टोरी ऐसी है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे कुछ खास है नहीं क्वेश्चन बनने लायक। दोपहर का समय था। स्टेशन पर पहुँचते ही हमने सबसे पहले अपना नाम रिजर्वेशन चार्ट में देखे। अपने नाम रिजर्वेशन चार्ट में देखे। जल्दी ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई और आज सुबह सुबह ही यह ट्रेन गांधीधाम कच्छ से चली थी। ट्रेन के पहुंचते ही हलचल सी मच गई। एक ही दरवाजे से कुछ लोग उतर रहे थे तो कुछ लोग चढ़ने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। तो ट्रेन जो है उसकी शुरुआत हुई थी गांधीधाम कच्छ से और ये जा रही है केरल। ठीक है, तो इसको आप लोगों को मैप पे भी देखना है। अभी हम लोग जब क्वेश्चन करवाएंगे तब आपको देखना है कि गुजरात से केरल तक जाने में बीच में कौन कौन से स्टेट्स पड़ते हैं या किन किन स्टेट्स से होकर गुजरना पड़ेगा। इसके बाद कुछ समय पहले बहुत गर्मी थी, अब शाम हो गई है और हल्की हल्की सी हवा चल रही है। यहाँ पे हम अभी अभी वलसाड स्टेशन से निकले हैं। वहाँ ट्रेन 2 ही मिनट के लिए रुकी थी। स्टेशन पर खाने पीने की चीज़ें बेचने वालों का बहुत शोर था। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि वलसाड कहाँ पे पड़ता है, किस शहर में। वलसाड को ध्यान में रखना। और कोई क्वेश्चन नहीं है इस पेज से। एक तरफ से आवाज़ आ रही थी, बटाटा बड़ा, बटाटा बड़ा, पूड़ी साग, दूध, ठंडा दूध। लोग प्लेटफॉर्म पर खाने की चीज़ें खरीद और बेच रहे थे। हमने तो खिड़की से ही केले और चीकू खरीद लिए थे। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अध्यापकों के लिए एक काम दिया गया है और यही काम आपको करना है। गांधीधाम अहमदाबाद और वलसाड गुजरात में है, तो ये आपको एकदम रट लेना है। गांधीधाम अहमदाबाद में है और वलसाड गुजरात में है। कोझिकोड केरल में है। अब इन तीनों को आप लोगों को एकदम रट लेना है। कोझिकोड केरल में है, गांधीधाम अहमदाबाद और वलसाड गुजरात में है। ठीक है, और एक और काम आप लोगों को करना है। नक्शे पर गुजरात और केरल दिखाने से उन्हें आसानी होगी, तो नक्शे पर आप लोगों को गुजरात और केरल को भी देखना है। तो यहाँ पे हम आपको गुजरात और केरल दिखा देते हैं। यहाँ पे ये देखिए नीले कलर में जो है ये आपका गुजरात है और ये जो ग्रीन कलर का है ये पोर्शन ये आपका केरल है। तो अब इसमें एक चीज़ आपको ये समझ में आ जाएगी कि गुजरात से अगर हमें केरल जाना हो ट्रेन के माध्यम से तो हमें कौन कौन से स्टेट्स को पार करना पड़ेगा। तो वहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन देखने हैं। फ़िलहाल तो यहाँ पे सीधे सीधे आपका महाराष्ट्र है और कर्नाटका है।
दो स्टेट्स आपको नॉर्मली पार करने पड़ेंगे और विकल्प देख के आप और भी देख सकते हैं जो भी विकल्प में दिया जाए, क्योंकि यहीं पे दमन और दीव भी छोटा सा है और ये गोवा भी छोटा सा है, ठीक है। और एक पौंडचेरी का माहे वाला भाग यहीं पर है। तो अब आपको विकल्प के हिसाब से आंसर देना है। फिलहाल आपको लोकेशन पता होना चाहिए गुजरात की और केरल की। छठे चैप्टर से फिलहाल इतने ही क्वेश्चन बन सकते थे और इतनी ही चीज़ें हमें जानकारी रखनी थी। अब आगे बढ़ते हैं हम सातवें चैप्टर पे, जिसका नाम है खिड़की से। ये उसी कहानी का अगला भाग है। अब सुबह हो गई, मैं कल रात बहुत जल्दी सो गई थी, बाहर इतना अंधेरा था कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आज सुबह जब ट्रेन रुकी तो मेरी आंख खुली, बाहर प्लेटफॉर्म पर लगे बोर्ड पर लिखा था मडगांव। अप्पा ने बताया कि अब हम गोवा राज्य में हैं। तो आपको ये याद रखना है कि मडगांव कहाँ पे है, तो मडगांव गोवा में है। इसके बाद इसमें और कुछ भी नहीं है याद करने लायक एग्जामिनेशन से रिलेटेड। क्या तुम कभी किसी सुरंग से गुजरे हो, तुम्हें कैसा लगा? गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में, ये आपको याद रखना है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में कुल कितनी सुरंग या फिर पुल हैं। इसको स्टेटमेंट के रूप में भी बनाकर आपको दिया जा सकता है कि कुल कितने सुरंगें और पुल पड़ते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब दोपहर हो गई थी, हमने उदीपी स्टेशन से जो गर्मा गर्म इडली वड़ा ख़रीदा था उसे खाया। उदीपी स्टेशन आ गया है और यहाँ पे इडली वड़ा खाया। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि उदीपी स्टेशन कहाँ पे पड़ता है। अब इसके आगे अब हम हरे हरे खेत और बहुत सारे नारियल के पेड़ देख पा रहे हैं। अम्मा ने बताया कि यहाँ चावल की खेती होती है। बाहर सब कुछ अलग दिखाई दे रहा था, यहाँ के गांव और यहाँ बने घर। जानती हो, यहाँ के लोगों का पहनावा भी अहमदाबाद के लोगों से अलग है। ज़्यादातर लोग सफ़ेद या क्रीम रंग की सूती धोती और साड़ियाँ पहने हैं। अहमदाबाद से हमारे साथ चले बहुत से लोग बीच के स्टेशनों पर उतर गए, कुछ और लोग चढ़ भी गए। शाम 6 बजे तक कोझीकोड पहुंचेंगे। सुनील का परिवार वहां उतर जाएगा। हमने एक दूसरे का पता ले लिया है और अहमदाबाद में मिलने की योजना भी बनाई है। तुम्हें भी सुनील और एन से मिलकर अच्छा लगेगा। तो ये इनके साथ जो भी रहे होंगे वो हमें नहीं ध्यान देना है। हमें ये देखना है कि उदीपी स्टेशन कहाँ पे है। और ये दूसरी चीज़ यहाँ से ध्यान रखनी है कि गुजरात से केवल केरल तक पहुँचने तक ट्रेन हमारे देश के किन किन राज्यों से गुजरी है ना। तो जो चीज़ हम लोग पहले ही देख चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज पर पता करो कि ये भाषाएं किन जगहों पर बोली जाती हैं। तो यहाँ पे भाषाएं लिखी हुई हैं इस पेज पे, और ये मैंने सर्च करके गूगल से लिखा हुआ है कि मलयालम केरल और लक्षद्वीप में मैक्सिमम बोली जाती है। कोंकणी गोवा में बोली जाती है। मराठी महाराष्ट्र में। गुजराती गुजरात में, दमन दीव में, दादरा नगर हवेली में, इन 3 जगहों पर बोली जाती है। कन्नड़ कर्नाटक में बोली जाती है, ठीक है। कोट्टायम, कोट्टायम याद रखना, कोट्टायम किस राज्य में पड़ता है ये भी आपको देखना है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले पेज पे। गांधी धाम, ये वही जानकारियां हैं जो मैंने लिखी हुई हैं हैंड राइटिंग में। गांधी धाम अहमदाबाद और वलसाड गुजरात में है। कोझीकोड केरल में है। गुजरात के पड़ोसी राज्य अगर बात की जाए तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दादरा नगर हवेली, ठीक है। तो यहाँ पे आप अभी पढ़ लीजिए, मैं आपको मैप में दिखाता हूँ कौन कौन से किसके पड़ोसी राज्य हैं। गुजरात के पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दादरा नगर हवेली। तो ये हैं गुजरात के पड़ोसी राज्य। अगर आप मैप में देखना चाहें तो मैप में आप देख सकते हैं गुजरात के पड़ोसी राज्य। तो गुजरात के हो गए कौन कौन से, एक तो ये राजस्थान टच कर रहा है, ऊपर से ये बीच में मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है, और ये दमन दीव, दादरा नगर हवेली, ये सारे गुजरात के पड़ोसी राज्य हैं जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। अब दूसरा क्या है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दादरा नगर हवेली, ये हो गए गुजरात के। दूसरा है केरल के पड़ोसी राज्यों की अगर हम बात करें
तो कर्नाटक, तमिलनाडु और माहे, माहे जो पांडिचेरी का भाग है। केरल को भी आप देख सकते हैं मैप में। केरल के कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं, तो तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, और यहाँ पे छोटा सा है माहे जो पांडिचेरी का भाग है। ये हो गए केरल के पड़ोसी राज्य। इसके बाद इसमें और कौन सा है, तो तमिलनाडु के समीपवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, ये सीटेट 2016 में पूछा भी गया था तमिलनाडु के समीपवर्ती राज्यों के बारे में। तो तमिलनाडु के हम लोग समीपवर्ती राज्यों के बारे में देखते हैं कौन कौन से हैं। तो तमिलनाडु के बारे में, ये यहाँ पे तमिलनाडु है, तो इस तरफ बाएं तरफ तो केरला है, और इधर कर्नाटका है, और इधर आंध्र प्रदेश है। 3 राज्य हैं जो सीधे सीधे इसके टच में है, और ये चौथा पांडिचेरी छोटा सा है। तो ये 4 राज्य हो गए तमिलनाडु के समीपवर्ती। अब वहाँ पे विकल्प में भी आपको देखना है कि कौन कौन से राज्यों के बारे में पूछा गया है, उस हिसाब से आपको आंसर करना है। मंडगांव गोवा राज्य में है। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तो वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें पश्चिमी घाट के पर्वतों में पड़ेंगी। ठीक है, तो पश्चिमी घाट यहाँ पे जब आप मैप देखते हैं, मान लीजिए ये आपका इंडिया का मैप है, तो अगर गुजरात से आप निकल रहे हैं केरल के लिए, यहाँ से आप चलते हैं केरल के लिए, तो इस साइड इधर का पूरा एरिया ये जो है ये पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट में ही जाहिर सी बात है सुरंगें भी पड़ेंगी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस वजह से मैंने आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे नॉर्मल चीज़ें बता दी हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज रात को हम वलियम्मा के घर जाएंगे। तो यहाँ पे खैर कोई क्वेश्चन नहीं है, आपको केवल ये याद रखना है विभिन्न राज्यों की भाषा, पहनावे, भोजन और भूभागों के बारे में जानकारी इकट्ठी करने में बच्चों की मदद की जा सकती है। जैसे मलयालम में वलियम्मा माँ की बड़ी बहन को कहते हैं। मलयालम में वलियम्मा माँ की बड़ी बहन को कहते हैं। तो केवल इतना आपको याद रखना है। और अम्मू माँ अपनी माँ की माँ को कहते हैं। माँ की माँ यानी नानी को अम्मू माँ, और माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को आपको याद रखना है। इसके बाद फिर 8वां चैप्टर शुरू हो जाता है। 18 मई 16 मई से सफ़र शुरू हुआ था और 18 मई हो जाती है। ट्रेन के लंबे सफ़र के बाद हम देर रात को टाइम पहुँचे। वलियम्मा का घर स्टेशन से बहुत दूर नहीं है। स्टेशन से हमने 2 ऑटो रिक्शा किए और वलियम्मा के घर पहुँचे, यानी मम्मी की बड़ी बहन। तब तक मुझे इतनी नींद आ रही थी कि नहाकर कुछ खाए बिना बिना ही सो गई। ठीक है, इस पेज में भी कुछ खास नहीं है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी क्वेश्चन जो अगला बनता है वो यहाँ से बनता है। अभी मैं यह सोच ही रही थी कि पानी के पार कैसे जाएंगे, तभी एक बड़ी सी नाव किनारे पर रुकी। अम्मा बोली, लो फेरी आ गई। तो बड़ी सी नाव को बोला जाता है फेरी, इसको याद रखना। फेरी में से बहुत सारे लोग उतरे। स्कूल के बच्चे, औरतें, आदमी सभी अपना अपना सामान लिए थे। अम्मा ने बताया वहाँ पर पानी के दूसरी तरफ जाने के लिए केवल फेरी का ही इस्तेमाल होता है। तो इसको आपको याद रखना है, वहाँ पे एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है छोटा सा। ओमना अहमदाबाद से 16 मई को चली थी। अम्मू माँ के घर पहुँचने में उसे कितने घंटे लगे? तो ये नॉर्मल आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, वरना कोई बात नहीं। और इसके बाद यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी और अन्य तरह की नावों का इस्तेमाल होता है। तो ये याद रखना है आपको। अब हम लोग इन तीनों चैप्टर्स के जितने भी आए हुए क्वेश्चंस हैं सीटेट में उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके पहले ये एक आपके चैप्टर में ही, किताब में ही एक टिकट दिखाया गया है, और इस टिकट को देखकर आपसे पूछा गया है कि इस टिकट से आप लोग क्या क्या जान सकते हो, या फिर उनको गोला करना है जिन चीज़ों को दिया गया है। जैसे ट्रेन का नंबर कहाँ पे है, सफ़र शुरू होने की तिथि कहाँ है, बर्थ नंबर कहाँ है, किराया कहाँ पे है। तो इसके द्वारा सिखाने का बच्चों को प्रयास किया गया है।
और क्वेश्चन भी बनते हैं। ये जैसे एक सारणी दी गई है। तो गांधीधाम से यात्रा शुरू होती है। स्टेशन छोड़ने का समय 5:15। उसके बाद नागरहोल तक पहुंचने में कितने घंटे टोटल लगते हैं, यही पूछा जा रहा था। और डिस्टेंस ये दी गई है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी बने हैं जिनके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। अब ट्रेन सफ़र के कौन से दिन मडगांव पहुंची, तो ये तो पूछा नहीं जाएगा। सुनील और एन कोझिकोड स्टेशन पर उतरे और ओमना कोट्टायम स्टेशन पर। कोझिकोड स्टेशन के कितने घंटे बाद कोट्टायम स्टेशन आता है। ट्रेन ने शुरू के स्टेशन से अंत तक कितने किलोमीटर का सफ़र पूरा किया, तो उस टेबल से आप देख के जान सकते हैं। ओमना ने ट्रेन से कितने किलोमीटर का सफ़र पूरा किया। खैर ये तो बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है, वहाँ पे आपको टेबल दी जाएगी, जैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। कोई व्यक्ति 30 अगस्त 2015 को किसी एक्सप्रेस ट्रेन में अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन 13:30 अहमदाबाद से छूटी और 1 सितंबर 2015 को 7:30 बजे त्रिवेंद्रम पहुंची। यदि अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है तो इन दोनों स्टेशनों के बीच ट्रेन की औसत चाल क्या थी। अब यहाँ आप लोगों को पता होगा रेलवे टाइम 24 घंटे के फॉर्मेट में चलता है। तो 13:30 का मतलब है 1:30 बजे दोपहर। यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है। त्रिवेंद्रम पहुँचने का समय कितना है, 7:30 बजे सुबह। तो यहाँ से दोपहर में चली थी और 7:30 बजे सुबह पहुँचेगी। अतः यात्रा में लगा कुल समय, तो 30 अगस्त को जो भी समय लगेगा, फिर 31 अगस्त को लगा समय, फिर 1 सितंबर को लगा समय। अब यहाँ पे सबसे पहले इन सभी टाइमों को हम लोग जोड़ लेते हैं। तो हमारे पास टोटल घंटे आए 42 घंटे इन तीनों को जोड़ने के बाद। अब तय की गई कुल दूरी है 2268 किलोमीटर। यहाँ पे ट्रेन की औसत चाल अगर आपको निकालनी है तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। और 2268 को हम लोग इसी 42 आवर्स से भाग कर देंगे तो आपका आ जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। और 54 को हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो ये 15 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। अब यहाँ पे आपसे हो सकता है गलती ये हो जाए कि जैसे आपने निकाला 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे 54 दिया तो हुआ है लेकिन वो मीटर पर सेकंड में दिया गया है। तो हो सकता है जल्दबाजी में आप यही लगा के चले आए, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि किलोमीटर प्रति घंटे में आया है कि मीटर प्रति सेकंड में। तो यहाँ पे 54 दिया हुआ है, तो हो सकता है मैक्सिमम लोग 54 लगा के आ जाएं, जो एक नॉर्मल सी गलती हो सकती है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये गलतियां ना होने पाए। दूसरा क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 2 जनवरी 2015 को मडगांव से नागरहोल जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठा। रेलगाड़ी 7:45 बजे मडगांव से चली और अगले दिन अर्थात 3 जनवरी 2015 को 4:45 बजे नागरकोइल या नागरहोल पहुंची। यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल। सेम वही पैटर्न है और उसी तरीके से सवाल को लगाना है। यहाँ पे हम लोग घंटे देख लेंगे टोटल कितने लगे, 21 घंटे। और औसत चाल का मतलब है दूरी बटे समय, तो 1140 किलोमीटर बटे 21 बराबर 54 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटे दिया हुआ था, इस वजह से आपका आंसर आ जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 को प्रातः 5:15 पर स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई 2014 को प्रातः 4:45 बजे नागरकोइल स्टेशन पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2649 किलोमीटर है। तो इस रेलगाड़ी की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटे में लगभग कितनी होगी। ये सारे क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछे गए हैं अलग अलग वर्षों में। तो आप देख सकते हैं इस चैप्टर से एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है वो औसत चाल से संबंधित है। यहाँ पर भी आपको वही करना है कि यहाँ से आप टोटल टाइम काउंट कर लेंगे कितना कितना लगा है। और आपको दूरी दी गई है 2649 किलोमीटर। इसी को टोटल
घंटों से आपको भाग कर देना है, तो वहाँ पे औसत चाल आपकी निकल के आ जाएगी 56 किलोमीटर प्रति घंटे। और मुझे लग रहा है इतना काम आप अब कर लेंगे 2 क्वेश्चन देखने के बाद। अगला क्वेश्चन जो इस तरीके से पूछा गया था, किसी छात्रा ने अपनी अहमदाबाद से नागरकोइल की यात्रा के बारे में अपनी डायरी में नीचे दी गई जानकारी नोट की है। दिनांक जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है 10 फरवरी 2014, स्टेशन का नाम अहमदाबाद, पहुँचने का समय 11:30 है, स्टेशन छोड़ने का समय 11:50 है। ठीक है। गांधीधाम से दूरी किलोमीटर में 301 किलोमीटर है। फिर 12 फरवरी 2014 नागरहोल 4:45 प्रातः, और यहाँ पे स्टेशन छोड़ने का समय 12 बजे, और टोटल दूरी है 2649 किलोमीटर। अब उपरोक्त जानकारी के आधार पर नीचे दिए गए निष्कर्ष निकाले गए। पहला निष्कर्ष है अहमदाबाद से नागरकोइल की दूरी 2348 किलोमीटर है। ठीक है। यहाँ पे ये अहमदाबाद इतने नंबर पर था और इतना ये है, तो ये घटाने के बाद आप देख सकते हैं कितना आएगा, तो वाकई में 2348 ही आएगा। तो पहला कथन आपका सही हो जाएगा। इस दूरी पर रेलगाड़ी 40 घंटे 55 मिनट में तय करती है, तो ये आप निकाल के देख लेंगे कितने घंटे कितने मिनट लगेंगे। इस दूरी को रेलगाड़ी 28 घंटे 55 मिनट में तय करती है, तो बी ऑप्शन गलत है, और ये निकाल के आप चेक कर लेना। मैं यहाँ पे केवल आपको आंसर बता रहा हूँ। डी ऑप्शन है, रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो औसत चाल निकालने के लिए कुल दूरी बटे कुल समय जो भी है उसको केवल आपको भाग कर देना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कुल दूरी आपको पता है, केवल आपको कुल समय निकाल लेना है। कुल समय ये 28 घंटे 55 मिनट है। जब आप भाग करेंगे तो रेलगाड़ी की औसत चाल निकल आएगी, और वो है 80 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यहाँ पे आंसर ए यानी ए, सी और डी ये सही है। एक बार आप निकाल के चेक कर लीजिएगा। और ये इस चैप्टर का इन चैप्टर्स का लास्ट क्वेश्चन है। नीचे दी गई कौन कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है। जो रिजर्वेशन वाला टिकट होता है उससे आप कौन कौन सी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। ए, टिकट बुक कराने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय, तो पहली जानकारी आपको मिलती ही है ना। और दूसरा है डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया, ये भी जानकारी आपको मिलती है। यात्रा करने वालों का नाम, आयु और लिंग, तो इस चीज़ के बारे में जानकारी हमें नहीं मिलती है रिजर्वेशन के टिकट पे। डी ऑप्शन है ट्रेन का नंबर और नाम, वह स्टेशन जहाँ से ट्रेन पकड़नी है और अंतिम स्टेशन का नाम जहाँ पे ट्रेन को पहुँचना है। लास्ट ऑप्शन है अंतिम स्टेशन पर पहुंचने की तारीख और समय, तो ये भी हमें जानकारी मिलती है। तो इतनी जानकारियां मिलती हैं, यानी सी ऑप्शन आपका सही है, ए, बी, डी और ई। एक बार आप और भी चेक कर सकते हैं अगर आपके पास टिकट है कि ये सारे आंसर सही हैं या नहीं। वैसे तो सारे ही आंसर सही हैं। तो ये था हमारा आज का 3 चैप्टर्स का क्वेश्चन सहित सॉल्यूशन, और उम्मीद करते हैं आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आपको ऐसे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियोस में जल्द ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।